सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नमस्कार और बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी स्नेह आशीर्वाद और नमस्कार। जी बुआ, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं और वैसे भी बस आ गए देखो मंच पर तो बस खुश हैं और बहुत सी बातें होंगी आज भी, खूब सारी हम अलग अलग बातों जानकारियां साझा करना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए भूल गई तुम कि आज विश्व हिंदी दिवस है तो उसकी बधाई देना। तो हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयां और बधाई। जी तो भाई आज का दिन जो है वो बड़ा खास तो है। वैसे तो हम अपना दिवस मनाते ही हैं, हिंदी दिवस, लेकिन आज जो है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे कह सकते हैं मनाया जा रहा है। और ये खास तौर से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व भर में। जी, और बुआ कहते हैं 26 करोड़ से अधिक लोग ये बोली बोलते हैं अपने नहीं बता रहे हैं बिल्कुल जी। और ये इंडो आर्यन भाषा है और दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा। और हमें भी बड़ा मजा आता है जब हम इसमें बात करते हैं और इसी में सपने देखते हैं और इसी में अपनी सारी जो है रचनात्मकता करते हैं जी। तो सबकी अपनी भाषा तो होती ही है और उसमें काम करने का मजा अलग होता है। बिल्कुल। तो ढेर सारी एक बार फिर से बधाई, और बधाई के संग संग आज के विषय बता दो। जी, एक और अलग भाषा या यूं कहे कि हाँ, वसीयत, जिसमें अपनी एक अलग भाषा चलती है, अपने अलग उसमें पैसे बोलते हैं, है ना? उसमें पैसे बोलते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे बुआ। और जब शहर बदलना हो तो नए शहर में कैसे बसेरा करें, हम इस पे भी बातें करेंगे। और मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल। सोच के कभी कभी घबराहट होने लगती है, अरे अब पूरा सामान उठाओ फिर से नए शहर। कहीं जा तो नहीं रही हो? जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कहीं अगर हमारे साथी जाते हैं और बहुत सारे गए हैं और खुद का भी पहले का अनुभव भी है कि नया शहर हो, नया बसेरा हो तो कैसा लगता है, क्या करना चाहिए। और गीत मंजरी में हमारे जो आज के दोस्त हैं इसका विषय यानी कि यार जी, इस पर बात करेंगे। और बुआ आज तो दादी माँ के नुस्खे भी हम शामिल करेंगे। मतलब दादी माँ के नुस्खे बोलने के बाद तुम हमारी तरफ देख रही हो, मतलब तुमने दादी बना दिया। बुआ आपकी बात तो मानेंगे ही, दादी माँ की भी बात मानेंगे। हाँ ये बात सही है कि आज हम बात करेंगे अलसी के बीज के बारे में जी, है ना? तो वसीयत जैसा कि तुमने पहले ही कहा कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण है और इसकी जो शब्द होते हैं वो अंक ज्यादा होते हैं इसमें अंक ज्यादा कितने लाख कितने करोड़ किसको मिले और कौन सी संपत्ति, जमीन किसको गई, या वो फला मकान है तो वो किसको गया, और अगर उसमें सोना वगैरह शामिल है तो वो सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हाँ ये है कि जीते जी तो अपनी जायदाद को जो है ना हम मतलब मिल बांट के उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जाने के बाद सौंपने का जो फैसला होता है उसे वसीयत कहते हैं। ये तो आप सब जानते हैं और इसको एक लिखित उस पे तौर पर रखा जाता है, दस्तावेज के तौर पर कि कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा। और इससे क्या होता है कि संपत्ति और धन को लेकर जो पारिवारिक झगड़े की संभावना रहती है वो लगभग समाप्त हो जाती है और सब कुछ स्पष्ट होता है। वो अब बात अलग है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है, लेकिन हाँ झगड़ा जो है वो आप नहीं कर सकते, आप भले कितने भी खुन्नस में रहें, दुखी रहें, रोते रहें, है ना? जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया जी। अच्छा, बहुत सी बातें होती हैं बुआ, इसमें सब कहते हैं वसीयत होना चाहिए, वसीयत होना चाहिए, लेकिन इसमें खास 3 बातें होती, 3 यूं कहें कि हिस्से में होते हैं। तो अगर बहुत से लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन नहीं पता है तो इसमें जो खास 3 भाग हैं उसमें पहला भाग ये है कि जो वसीयत कर रहा है उसका नाम, उसके साथ पूरे परिवार के सदस्य सभी का नाम और कितनी संपत्ति है उनके पास और उसका पूरा विवरण ये पहले भाग में शामिल होता है। फिर उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम पर वसीयत करता अपनी संपत्ति करना चाहता है आधिकारिक तौर पर कि मतलब किन किन लोगों को वो देना चाहता है और उससे उसका रिश्ता क्या है, वो सारी कुछ विवरण जो है वो विस्तार से होता है। वो सब विस्तार से। अब जैसे आपने बताई दिया आगे कि ये कि रिश्ता क्या है और
कितने समय से जानता है वो उसे और संपत्ति क्यों देना चाहता है, ये सारे बातें, सारा ब्यौरा उसमें शामिल हो जाता है। और इसके संग संग उस व्यक्ति का विवरण होता है जिसे वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता है, और उसका कारण भी बता सकता है कि भाई हम इसलिए नहीं देना चाहते, जी, है ना जी। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत कर ही देना चाहिए, है ना, वसीयत कर ही देना चाहिए, क्योंकि बाद में झगड़े की गुंजाइश भी नहीं रहती है। दूसरा, अगर जिसको आप संपत्ति देना भी चाहते हैं, अगर उसको मिल भी रही है और उसको मिलना ही है, इकलौता वारिस भी है, तो उसकी कहते हैं ना कि चप्पलें घिस जाती हैं जी, बाकी सब और औपचारिकताएं पूरी करते करते। और अगर खुद जिसका सामान है, जिसकी संपत्ति अगर उसने लिख दिया है, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि घर में खुशहाली शांति बनी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें दूसरा भाग है बुआ, इसमें ये बताना होता है कि जायदाद के मालिक ने वसीयत अच्छी तरह पढ़ ली है, हाँ। और वो वहाँ पे अपने हस्ताक्षर यानी साइन भी कर देते हैं, और गवाह को भी वकील के सामने हस्ताक्षर करने होते हैं, यानी वो खुद करेगा जो वसीयत करता है, और किसी एक गवाह को तो रखेंगे क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे गवाह होना चाहिए। तो वकील के सामने ये हस्ताक्षर होंगे तो आगे चल के कहीं इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं, गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये नकली है, हाँ, या इसमें कुछ फेरबदल किया गया है, मतलब एक कह सकते हैं ना कि प्रमाणिक हो जाती है चीज। जी बिल्कुल। और अब ये हो सकता है कि गवाह कौन हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत विश्वसनीय कोई व्यक्ति हो, और इसका चुनाव जो है वसीयतकर्ता खुद करता है, क्योंकि संपत्ति तो उसी की है, उसको देना है। अब किसी को भी अपना गवाह बना सकता है, और भारतीय कानून के हिसाब से गवाह की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और वो मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। जी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी जरूरी है बुआ कि अब ये वसीयत बना तो ली, रखे कहाँ, ये डॉक्यूमेंट तो है, तो रखे कहाँ? तो भाई आप कोई सुरक्षित जगह रखें, जैसे कि अपने पास खुद जिन्होंने लिखी है वो, या गवाह, क्योंकि अगर गवाह किसी को रखा है तो बेशक वो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होगा, या बैंक के लॉकर में रखें, या जिस पर आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास हो कि हाँ इसके पास मेरा ये सामान है तो ये मेरा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि वसीयत की जरूरत तभी पड़ती है जब आप नहीं होते हैं इस दुनिया में, और उस समय कौन क्या करेगा ये देखना, समझना, और इस बात को एक तरीके से मान लेना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना? जी बिल्कुल। और जब हिस्सेदारी सामने पढ़ी जाए तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि वकील मौजूद हो, लेकिन किसी कानूनी पक्ष या कोई बात को समझाना है या स्पष्ट करना है तो वकील सामने हो तो बहुत अच्छा रहता है बुआ, या उनसे संपर्क भी किया जा सकता है। अब कभी कभी वसीयत में दावा भी हो जाता है, इसलिए इसे बनाते समय कौन सा हिस्सा किसे देना है, किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति देनी है, किसके हिस्से में अचल संपत्ति आएगी, कौन जमीन की हिस्सेदारी लेगा, ये सारा ब्यौरा जैसे कि पहले भाग में हमने बात की कि सब कुछ हो जाता है। एक बात और भी है ना, जैसे अब एक मकान है, उसको कह दिया ये हमारे 2 बेटों के बीच में, या एक बेटा एक बेटी के बीच में बटेगा, लेकिन उसमें आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा देंगे कि ऊपर नीचे का देंगे, अलग अलग, ये बहुत मुद्दा हो जाता है लड़ाई का, कि नहीं नहीं हम तो आगे का लेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका जो बेहतर हिस्सा है वो हम लें, तो ऐसे में झगड़े की संभावना है। तो उसको भी बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगला हिस्सा देंगे, पीछे वाला देंगे, ये ऊपर वाला इनका होगा, नीचे वाला होगा, क्योंकि 2 तरीके से चीजें बटती हैं, है ना, कई तरीके से। और जब ये सारी जानकारी वसीयत में होगी तो ये अपने आप कानून की नजर में वैध हो जाती है, और उसके बाद इस पर ना कोई सवाल कर सकता है, ना ही फिर बाद में कोई दावा कर सकता है। नहीं, बाद में तो बहुत समस्याएं होती हैं इस पर, पता है क्या हो रहा है कि हमें बार बार भगवती चरण वर्मा की कहानी याद आ रही है, वसीयत। अच्छा, हम सोच रहे थे कि बार बार आप कहीं आपकी सोच हम खो रहे हैं ना। अरे बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखी है, और पूरा उन्होंने दृश्य खींचा है, किस तरह से उनके बेटे और बहुएं किस तरह से जब संपत्ति मिलती है तो फिर से अपने पिता का गुणगान करने लगते हैं, नहीं तो फिर वो बड़े दुखी होते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब रोष होता है उनको अपने पिता के प्रति कि ऐसे थे वैसे थे। और उन्होंने भी जो मतलब मुख्य पात्र हैं चूड़ामणि जी, जिन्होंने वसीयत लिखी, उन्होंने भी इस ढंग से लिखी थी कि मतलब उनका जो बहुत वफादार जो सेवक था वो ही जनार्दन जोशी जो है वो ही पढ़ेगा उनकी मृत्यु के बाद। मतलब पहले तो उसको यही अधिकार दे दिया, उसी में सब लोग बड़े परेशान हो गए परिवार के लिए कि लो जैसे सारा सम्मान असली बेटा वही हो। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बड़ा करारा व्यंग किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये स्टोरी चलती है, कहानी बहुत मजेदार है, इसको जरूर हमारे साथी पढ़ें। और उसमें खास तौर से मतलब किस तरीके से इंसान लोभी हो जाता है, ये तो बिल्कुल मतलब पिता की संपत्ति की बात है, तो वो बहुत मजेदार है, कैसे सामाजिक जो है ना पूरे परिवेश को लेते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है। तो मतलब अभी इसी से ये कहानी याद आ गई आपको। और आगे जैसे ये बात करें कि प्रक्रिया कैसी होती है इसकी, तो उसमें कोरे कागज पर वसीयत लिख सकते हैं,
और हस्ताक्षर देते हैं आमतौर पर, लेकिन इसको अगर आधिकारिक बनाना है तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाना चाहिए और सारी जानकारी इसमें शामिल करने के बाद इसे पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे एक साथी ने देखो लिखा भी है कि वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संपत्ति का बंटवारा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच अक्सर विवाद का कारण रहा है, अतः वसीयत होने से एक ऐसे विवाद से बचा जा सकता है। वसीयतकर्ता अगर चाहे तो अपनी संपत्ति दान में भी दे सकता है। जी, ये भी कर सकते हैं वो। और पंजीकरण मतलब अलग अलग जिले में रजिस्ट्रार होते हैं बुआ, वहाँ कार्यालय में जाके गवाहों के साथ जाना होता है और आप वहाँ पंजीकरण करा लीजिए और दस्तावेज के तौर पर वसीयत बनाने वाले को और गवाहों का फोटो और पहचान पत्र, ये भी बहुत जरूरी है कि वहाँ पे फोटो लग जाए, पहचान पत्र हो जाए, ताकि पंजीकरण ये जब पूरा सब कुछ हो जाएगा तो इसे कानूनी प्रमाण के तौर पे भी बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी जानकारी के बारे में एक और दिया है, एक वसीयत एक कानूनी घोषणा है जो एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को प्रतिबंधित या वितरित करने के तरीके के बारे में बनाता है। यद्यपि वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन इसमें कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं होना चाहिए, लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको स्टैम्प पेपर पर वसीयत लिखने की जरूरत नहीं है और इसे टाइप या हस्तलिखित भी किया जा सकता है। हालांकि एक हस्तलिखित वसीयत को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका खंडन करना अधिक कठिन है। 1925 के भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार जो कोई भी स्वस्थ दिमाग का है, नाबालिग नहीं है, वसीयत कर सकता है, यानी बालिग जो होगा वो करेगा। तो लेकिन प्रामाणिक होना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है मैं खुद लिख दूं और किसी और के नाम से कि इन्होंने मेरे नाम ये संपत्ति लिखी थी। तो इसलिए जो इसको दस्तावेज प्रॉपर होना ही चाहिए, ठीक से, है ना? जी बिल्कुल। और जब दस्तावेज बराबर रहेगा तो कहीं कोई दावा होगा नहीं, लेकिन हाँ, गाने चलाने का दावा कर ले। बिल्कुल करेंगे ही हम तो, अगर नहीं सुनाओगे तो बस मुकदमा। जी
थोड़ी आग होगी, थोड़ा सा धुआं, तिनकों का बस एक आशियां, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनको का बस एक आशियां, थोड़ी सी जमीन। रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, बाजरे के खेतों में कौवे उड़ाएंगे, रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे, ला 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 ला। ओ बाजरे के सिट्टों जैसे, बाजरे के सिट्टों जैसे बेटे हो जवान, इनको का बस एक आशियां, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, इनको का बस एक आशियां, थोड़ी सी जमीन। थोड़ी सी जमीन भले ना हो बुआ, लेकिन रिश्तों में अगर ढेर सारा प्यार हो तो ये जो कुछ भी ना हो अगर वसीयत, तब भी नहीं जिंदगी खुशहाल चल सकती। चल तो सकती है, लेकिन अब जब जमीन है तो उसे बांटना भी जरूरी है ना। हाँ देखिए, हाँ। हमारे एक श्रोता इसी बात को लिख रहे हैं कि वसीयत का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि एक व्यक्ति केवल उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है। प्राप्त तो नहीं हमें लग रहा है, लेकिन हाँ उसकी वसीयत बस कर सकता है जो आपने खुद अर्जित की है। जी। जैसे कि अगर आपको पैतृक संपत्ति मिली है तो जब तक आपके नाम नहीं है तब तक उसकी वसीयत आप नहीं कर सकते, है ना। जी, बिल्कुल। उसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। हाँ। और फिर वो क्लेम करते हैं और ऐसे में झंझट ज्यादा होती है। जी। ऐसे ही हमारे साथियों ने लिखा है, एक और साथी ने लिखा है बहुत लंबा चौड़ा, वसीयत में गलतियां और निदान कई बार देखने में आता है। पति अपनी वसीयत में जायदाद का बंटवारा बच्चों के नाम कर देते हैं। पति के न होने की स्थिति में पत्नी को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। पति और पत्नी अलग अलग वसीयत करें और एक दूसरे के नाम करवाएं। कई लोग जीते जी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं, ऐसा भूलकर भी ना करें। बंटवारा मृत्यु के बाद ही होना चाहिए। अब ये यहाँ पर भाई बंटवारा तो जीते जी ही करेंगे, जीते जी ही हाँ, पाएंगे, लेकिन जो इनका कहने का मतलब शायद है, उनका अनुभव ऐसा नहीं, कुछ, बाहर बाद में हाँ। पता चलेगा। जी। वसीयत करने वाला इस बात का जिक्र नहीं करता कि रजिस्टर्ड वसीयत के अलावा बाकी कोई भी वसीयत अवैध होगी, इसका जिक्र जरूर किया जाना चाहिए। कुछ लोग वसीयत करने के बाद खरीदी गई चीजों का जिक्र अपनी वसीयत में नहीं करते। ये जरूर लिखना चाहिए कि ये वसीयत करने से लेकर मेरे मरने तक अगर मैं कोई और चीज खरीदूंगा तो उसका कौन हिस्सा किसे मिलेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग वसीयत के बारे में पहले से ही वारिसों को बता देते हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बता देने से जिसे कम मिलता है वो नाराज रहता है, बहला फुसलाकर वसीयत बदलने पर भी जोर देते हैं, हो जाता है। जी। तो वही इनका कहने का मतलब यही था जब पहले बिंदु में कि जीते जी आप न करें तो, लेकिन बताएं ना। और उसको जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें या ऐसे में वकील को कर दें कि हाँ हमारी न रहने पर ही इसको पढ़ा जाएगा या बताया जाएगा या दिया जाएगा। जी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ना, जैसे वकील आते हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ केस लेके और बताते हैं वसीयत आपको मिली नहीं मिली, पिटारा खुलता आप पढ़ रहे थे तो बिल्कुल फिल्मी ही वो सामने है ना चल रहा था। हाँ, तो ये हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। बहुत सारे बिंदु हैं इसके, हो सकता है हमसे भी कुछ छूटे हों, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कर देना चाहिए। पहली तो बात महत्वपूर्ण ये है जी। और दूसरा ये है कि बहुत समझदारी से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब खुलना चाहिए, और आश्वस्त होना चाहिए कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल पक्का हो। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अच्छा, बात ये कि वसीयत की तो बात हुई बुआ, अब ये सब कुछ है, गांव में सब कुछ है, लेकिन फिर भी नौकरी के लिए बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो गांव की बात पर हमारे एक साथी ने बहुत जबरदस्त एक पॉइंट लिखा है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि गांव में हमारी बहुत सारी जमीन जायदाद है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया और सब प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं और हम सब छोड़कर चले आए क्योंकि हम त्याग वाले लोग हैं। और ऐसे लोग भी मिलते जरूर हैं इस दुनिया में, ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है। तो भाई ऐसे लोग हैं जरूर, लेकिन जब आप नए शहर में जाएं या नए बसेरे में जाएं तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। जी बिल्कुल, और वहाँ ढूंढना पड़ता है सबसे पहले घर। हाँ,
कि घर कैसे लें। अगर किसी ने वसीयत में आपके नाम नहीं किया तो है ना जी। और किराए पे अगर घर लेने जाना है तो फिर सोचना पड़ता है ना कि अभी पूरे परिवार को नहीं लेके जाते, पहले हम खुद जाते हैं वहां पे, घर का सब इंतजाम करते हैं और फिर उसके बाद सबको लेके आएंगे। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में कुछ ऐसा ले लेना पड़ता है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बुआ। जैसे कि अब घर ले लिया शहर के एक कोने में और अगर आपका ऑफिस कहीं और ही है, तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाती है रोज। मतलब इस बात का ख्याल रखें कि आपको रोजमर्रा जो सुबह आना जाना है सुबह और शाम, उसमें बहुत दिक्कत ना हो, बहुत दिक्कत ना हो। और फिर सुरक्षा कैसी उस क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं, बहुत शहर से बाहर वाला कभी कभी हिस्सा होता है ना, तो वैसा भी नहीं ध्यान रखना है वो भी। और ऑफिस की जो हमने बात कर ली, ऑफिस कॉलेज की दूरी कितनी है, फिर इलाके में जो बसावट कैसी है वहाँ पे, वो भी बहुत किस तरह के लोग हैं, अगर आप मतलब आपका जो स्तर है बातचीत का, रहने का, वैसा है कि नहीं है। कई बार हम बोलते हैं यूं कि अरे कहीं भी रह लो, लेकिन नहीं, जहाँ पे हम जो चीज रोजमर्रा में खाते हैं जब वो नहीं मिलती ना बुआ, तो आगे हम कुछ वक्त के बाद तकलीफ आने लगती है कि अरे हमारे इस एरिया में ये नहीं मिलता, हमको शहर के दूसरे कोने से जाके सामान लाना पड़ता है। और अक्सर हम नहीं जाते, उस चक्कर में हम मतलब कहीं ना कहीं स्वभाव में भी परिवर्तन होता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अनमने से रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस वजह से ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल। और जरूरत के सामान को भी अगर सीमित दूरी में ही सब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह का घर हो तो बहुत अच्छा है। अब ये तो हो गई बाहर की बातें। इसके अलावा अगर अब घर में देखें तो भाई हवादार खिड़कियां हो वहां पर, और बालकनी हो या ना हो, लेकिन अच्छी सूरज धूप आने की अच्छी व्यवस्था हो, और पानी पीने का पानी कैसा आ रहा है वहां पे, कैसी सुलभता है, नीचे से लेना पड़ता है या आपके घर में आता है या नहीं आता है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना और पानी की गुणवत्ता कैसी है, पानी की गुणवत्ता कैसी बहुत है, जरूरी है। ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ी ऊपरी मंजिल पर है, वो फ्लैट है, तो साफ सुरक्षित सीढ़ियां हो, सुरक्षित हो। कई बार डर रहता है सीढ़ी पे कहीं कोई आ जाते हैं, अगर आजकल बहुत सारी जगह सीसीटीवी कैमरास लगने लगे हैं, लेकिन हर जगह नहीं है अभी नहीं है, या बहुत पुराना घर है तो सीढ़ियां थोड़ा बहुत छोटी बनी होती हैं, या नए में कभी बहुत छोटी बनी है तो आपको चढ़ने उतरने में ठीक है कि नहीं। या हमारे परिवार में भी हमें देखना होगा कि किस उम्र के लोग हैं। अगर हमारे परिवार में कुछ उम्रदार लोग हैं तो कितनी ऊंचाई पर हमें घर लेना है, नहीं लेना, ये भी तो देखना होगा, देखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और किराएनामा जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें भी शर्तें होती हैं कि क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। फिर आगे कानूनी दस्तावेज। जी फिर अब देखिए आप इस बात पे बहुत कानून की बातें हर कानूनी दस्तावेज में फंसा देती हो। ज्यादा नहीं, छोटी सी बात, लेकिन ये नियम बताना बहुत जरूरी है अपने दोस्तों को कि ये दस्तावेज अच्छी तरह से पढ़ लें कि उसमें लिखा क्या है, मकान मालिक ने शर्तें क्या है। हाँ, जैसे देखो इससे याद आया कि उनके घर में जैसे कि चौथे ही माले पर थे और ऊपर छत थी, तो उन्होंने जब घर वर देखा तो उन्हें लगा कि ठीक है, छत में तो हम कभी सोना होना होगा तो हम चले जाएंगे, या यूं ही टहलने के लिए चले जाएंगे शाम को। बाद में पता चला कि उन्होंने बोला नहीं, बगल वाले फ्लैट में हमारी बेटी रहती है, ये छत उसके लिए। हाँ, ऐसी देखिए छुपी बातें से धोखे में आ गए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये, और कितने समय बाद किराया बढ़ाया जाएगा, और आपके रहने की मियाद कितना बढ़ाया जाएगा, मियाद कितनी रखनी है, वो भी सब बातें उस दस्तावेज में होना चाहिए। और करारनामे में सुरक्षा राशि से संबंधित जो डिपॉजिट हम देते हैं, उससे नियम वो तो बहुत अच्छे से लिखे होने चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस पे भी बहुत विवाद हो जाते हैं और हर महीने जो सिक्योरिटी के संग संग सोसाइटी में जो चार्जेस होते हैं मेंटेनेंस वाले, वो कितने हैं, कौन देगा, ये देखना होगा। इसके संग संग जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो मीटर आदि पूरी तरह से देख लें। ऐसा तो नहीं कि 1,000 पहले का भी उसमें बचा हुआ है और आपको पूरा मिला कर देना है। तो आप जब जीरो देख लें कि हाँ, इसका जो पैसा है बिजली का वो पूरा दिया जा चुका है। पानी के भी अब मीटर लगते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो ऐसा तो नहीं कि वो कुछ बाकी है, कोई कर, कोई बिल, वो सारी चीजें देखकर ही आप नए घर में जाना चाहिए। अच्छा, गीत सुने या बातें करें? मतलब घर में प्रवेश करना है तो गाना होना ही चाहिए। चलो बढ़िया। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना,
शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़कियां, खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। बात कर रहे थे हम नया शहर और उसकी ना, तो हमारे एक संदेश लिखा है हमारे साथी ने कि जब भी आप नए शहर में शिफ्ट हो, ख़ास तौर पर मेट्रो सिटीज़ में, तो मकान के किराए के लिए अच्छा खासा बजट रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको सस्ते में अच्छा मकान मिल जाए, और इसलिए हमेशा इसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसों का इंतज़ाम ज़रूर रखें। बिल्कुल रखें। और एक बात और है, जैसे बहुत दूर हम घर ले लेते हैं तो सोचते हैं सस्ता मिल गया, लेकिन आने जाने में जो खर्च होता है वो सब पूरी तरह से व्यवस्था देखें जी। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अंतराल के बाद फिर आज पहुंचेगी बुआ और हम बातें कर रहे थे शहर की। कैसे हो? तो शहर की बहुत सारी सबकी अपनी अपनी यादें हैं ना, कि कैसे कहाँ से आए, कैसे बसे। एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं बुआ कि छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ था, सवाई माधोपुर के छोटे से के आसपास छोटे से गांव में, और पढ़ाई लिखाई शेखावटी में हुई, और कर्मभूमि बना उनका जोधपुर शहर, जहाँ पे उनके पिताजी ने जीवन में कठिन परिश्रम से अपने उस शहर में अपनी पहचान बनाई और रोजगार भी मिला वहाँ पर। तो पूरा परिवार वहाँ पे आराम से रह रहा था। उनके दादाजी का बहुत छोटी उम्र में निधन हो गया था। मतलब पिताजी जब 8 साल हाँ, पिताजी जब 8 साल के थे तब उनके दादाजी का निधन हो गया था। तो वे कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ अपने माँ पिताजी के आशीर्वाद से। हमने गांव नहीं जाना छोड़ा और पिताजी ने गांव में हनुमान जी का एक मंदिर भी निर्माण करवाया। तो पिताजी ने गांव से कुछ भी नहीं लेकर आए थे और बहुत कुछ उन्होंने अपनी पहचान शहर में आके बनाई, तो उस पर उन्हें बहुत गर्व है। तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि आपको गर्व है, और संघर्ष से कुछ ऐसा ही होता है। और पिता और पुत्र में इस तरीके का कह सकते हैं ना कि संबंध हो, जिसको कह सकते हैं कि बराबरी वाला हो, या यूं कहें कि जब कहते हैं ना कि पिता का जो जूता जो है वो बच्चे के पैर में आने लगे तो उसको बराबर का समझना चाहिए, है ना, यानी दोस्त समझना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत मंजरी में आज हमारा विषय ही है दोस्त, यानी कि यार। बहुत सारे संबोधन होते हैं बुआ, जैसे हम कहते हैं ना रोजमर्रा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हो यार, बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए यार बड़ा परेशान चल रहा हूँ। अच्छा सुनो तो यार, हाँ यार मैं कह रहा था ना कि तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। यार तुम समझो, यार ये क्या हो रहा है। मतलब ये सारे संबंधनों में बुआ कभी कभी पिता भी अपने पुत्र से कह देता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता यार, तुम समझा करो। हाँ। इस तरह से बोल देते हैं ना। तो कुछ ऐसा ही होता है, यार भी हो सकता है, दोस्त भी होता है। माँ अपनी बेटी से भी कहती है दोस्त तुम समझो तो कि हमने इस उम्र में यही सब कुछ किया है, यहाँ से ही मैं गुजर कर आई हूँ। तो ये बात आपस में पति पत्नी भी कर सकते हैं और पिता पुत्र भी कह सकता है। हर जगह ये जो शब्द है दोस्त या यार या दोस्त के लिए कोई और शब्द का प्रयोग आ ही जाता है, है ना। और इतने मतलब ये बोलचाल में हमारे इतना रच बस गया है कि कभी कभी लगता है ये हमारा हिस्सा, हमारे जीवन हमारे संस्कृति का ही जैसे हिस्सा बन चुका हो। और अब तो ऐसा लगता है शायद ही कोई वाक्य पूरा होता होगा इसके बिना। जब हम बहुत ही ऐसे बात करते हैं ना आपस में बैठ करके, तो ये शब्द शायद कई 100 बार आ जाता होगा। बिल्कुल, इसके बिना कोई और शब्द कोई वाक्य बन ही नहीं पाता। क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। यार सुन, यारी तेरी
कि मैं जाल हूँ तू शिकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। यार के बिना तो बातें खत्म नहीं होती है ना बुआ? जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात जरूर है कि अगर बेटा पिता को यार कहे तो कभी कभी लगता है कि भाई अवमानना से ऐसे लगती है सुनने में। हाँ। लेकिन इस शब्द के पीछे भाव को समझना बहुत जरूरी है कि वो शायद ना इस संबंध में अपने पिता के अंदर एक दोस्त, एक सहारे को देख रहा है। कभी हाँ। कह देता है ना, बच्चा भी बोल बिल्कुल। देता है अपने पिता को, पापा तुम कुछ समझते नहीं हो यार, इस हाँ। तरह बोल देता है। बिल्कुल सही बात है। तो उस संबंध की जो संवेदनशीलता उसको समझें, उसकी मोहब्बत को समझें, उसके जी। सम्मान को समझें, न कि इस शब्द पर जाएं। हालांकि ये शब्द जो हम कह रहे हैं इसका मतलब नहीं कि ये शब्द खराब है अपने आप में। जी। बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते समेटे हुए हैं। ये जी, यार शब्द बिल्कुल। है, यही अगर हम दोस्त कहते हैं तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है, एक प्रचलन सा हो गया है। जी, तो बिल्कुल। ये दोस्त भी कह सकता है पिता को कि अरे दोस्त समझो यार, या पिता भी अक्सर कहते हैं अरे यार दोस्त अब तुम हमारे बराबर हो गए और थोड़ा सा कुछ अपनी राय वाय दो, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह से परिवार में एक अलग सा माहौल बन जाता है, एक जी। अच्छा सा रिश्ता पनपता है। पिता माता भाई बहन चाचा ताऊ बुआ सब फिर भी एक दोस्त है। एक यार की अपनी एक अलग जगह होती है ना। और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो
गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। पे फिदा महबूब वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तो ऐसे होते हैं दोस्त जो दुख सुख में हर वक्त साथ देते हैं, यहाँ तक कि सपने में भी अगर जब दोस्त आ जाते हैं ना तो मजा आ जाता है। ये रिश्ता ही ऐसा है। जी बिल्कुल। और जब शरारत करना हो बुआ तो इनका साथ चाहिए, कुछ अच्छा सा करना हो तो भी इनको इन्हीं का साथ चाहिए, राज कोई अगर बताना हो तो भी यार चाहिए, और कभी कभी यूं ही बैठे रहना हो ना तो फिर हम क्या करते हैं, देखा होगा, हमें तो नहीं आती लेकिन बहुत से लोगों को आती है ना, सीटी बजा करके बुलाते हैं, वो अलग ही टाइप की सीटी बजाते हैं और दोस्त निकल के आता है घर से बाहर, नीचे आके बस यूं ही गपी आएंगे। बिल्कुल गपी आएंगे। और ऐसे ही कुछ लोगों ने और भी बना रखा है। हमारी कॉलोनी में एक जन ऐसे सामने थी, वो आपस में बस ताली बजाते थे और टहलने के लिए उतर आते थे। तो दोस्तों को ऐसे भी बुलाया जाता है। ये अपने अपने राज होते हैं, बुलाने के भी अंदाज होते हैं, लेकिन जरूरत बस ये है कि एक दूसरे की गलती को मान लेना और कमी को दूर रखकर अपना रिश्ता निभाना, यही तो होती है दोस्ती। जी बिल्कुल। कभी सहारा बन जाते हैं, हंसा हंसा कर रुला देते हैं और रोते हुए का मरहम बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। चाहे रोके दुनिया सारी, उस पे कर दे सब कुछ वारी, जो हो यार अपना। वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना।
जो हो यार अपना। चाहे रोके दुनिया सारी उस पे कर दे सब कुछ वारी जो हो यार अपना। तो ये बात हुई थी कि सीटी की या ताली की बात हुई। ऐसे हमारे एक साथी ने अपनी बात साझा की है। मेरे भाई का दोस्त बिजली के खंबे पर 3 बार बजाता था, तब मेरा भाई निकल जाता था घूमने। किसी ने पूछा कि ये खंबा बिजली का पोल कौन बजाता है, तो भाई ने उत्तर दिया चौकीदार बहादुर। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी दोस्त होते हैं, एक घटना से बताना चाहती हूँ बुआ। हाँ? कि एक व्यक्ति का पूरा घर जलकर खाक हो गया। घर वाले और वो खुद तो बच गए और घर सामने जलते हुए देख रहे थे तो रो रहे थे। फिर दोस्त को पता चला तो भागा भागा वो आया और उसने उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, इस व्यक्ति ने जिसका घर जल गया था, वो कहने लगा सब खत्म हो गया यार, देखना पूरा सब जल गया। तो दोस्त ने पूछा तू और तेरा परिवार? तो बोले देख हम तो सब ठीक है, लेकिन सामने देख सब कुछ चला गया। ऐसे में वो दोस्त कहता है तू बच गया पगले, सब कुछ बच गया, हमने तो कुछ भी नहीं खोया, जो गया वो तो फिर आ जाएगा, तू अगर चला जाता तो फिर मैं कहाँ जाता। क्या बात है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया
भाई याराना तो चलता रहेगा, लेकिन अपना सेहत जो है वो हमारे हाथ में है, ये खजाना है, सेहत का खजाना जो है। और सेहत का खजाना की अगर बात करें तो अलसी जो ऐसी बीज है जो एक बार और भी हम लेकर आए थे, गायब हो गई थी फिर, हाँ समय नहीं था तो आज उसको फिर पकड़ लाए हैं जी। और ये छोटे छोटे से कत्थे रंग के बीज होते हैं बुआ, और कहते हैं हृदय रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये घुलनशील फाइबर हैं। मतलब कि अगर आप इसको अगर उबाल भी लेंगे ना पानी में तो थोड़ी सी देर में पानी एकदम चिकना चिकना सा होने लग जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल में करता है, और हृदय की धमनियों में जो जितने भी जमा कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना उसके लिए कहते हैं कि अगर इसका आप सेवन करें तो वो घटती है। हाँ जी, और रक्त प्रवाह बेहतर होती है इससे। अच्छा, रक्त प्रवाह तो बेहतर होता है, लेकिन खुद तो एकदम थक्के जैसा हो जाता है, हमें तो समझ में नहीं आता है भगवान ने कैसी कैसी चीजें बनाई है। वैसे कहते हैं कि ओमेगा 3 इसमें भरपूर मात्रा में है, और खून के जमने या थक्का बनने से इसको रोकता है, शरीर में जो अतिरिक्त वसा हो उसे कम करता है, तो इसलिए जाहिर है कि वजन भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत होती है वो भी कम होती है जी। और इसमें कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है और त्वचा पे झुर्रियां नहीं होने देती, शायद इसलिए इसको कहते होंगे कि ये खाओ अगर आप तो आप एज बहुत जल्दी आपके मतलब एज नहीं बढ़ेगी जी, होगी बढ़ेगी लेकिन दिखेगी नहीं, धीरे धीरे होगी। और कसाव बना रहता है आपकी त्वचा पे, स्वस्थ और चमकदार लगती है हमारी त्वचा। और इसमें जो है ना अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है, और इसलिए जाहिर है कि आर्थराइटिस है, अस्थमा है, डायबिटीज है और कैंसर से लड़ने में भी ये मदद करती है। खासतौर से कोलोन कैंसर जो है उसमें मतलब ये फायदेमंद होती है, और कब्ज की समस्या नहीं होती क्योंकि फाइबर बहुत है इसमें। जी है बिल्कुल, और इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अगर अच्छा है तो चलो सुबह शाम खाने नहीं, के ये बाद। तो हर चीज के लिए भाई दीपा जी है ना, ये बात तो है। हाँ, अमृत भी हो तो उसको सीमित मात्रा में खाना चाहिए। हाँ। खून में कहते हैं कि शुगर का भी इसके स्तर को नियंत्रित करती है ये, और शरीर के जो आंतरिक भाग हैं उनको स्वस्थ रखता है। अलसी के बीज रखते हैं और आंतों में जो है ना वो सक्रिय होकर ये तत्वों का निर्माण एक तरीका करता है। इससे क्या होता है कि फीमेल हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तेल की मालिश इसके करनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है अलसी के तेल की। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। मसाज से चेहरे की त्वचा जो है वो भी कांतिमय रहती है, और शाकाहारी लोगों के लिए खास तौर से अलसी जो है ओमेगा 3 का बहुत अच्छा विकल्प है। जी, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा। क्या नहीं खाते हैं? तो गरीब नहीं खाते, हमने तो अलसी नहीं खाते हैं। हाँ, जो मांसाहारी नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। और इसका मुखवास के तौर पे, माउथ फ्रेशनर के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसका लड्डू आदि भी बनाते हैं, और आजकल तो मौसम है भाई, इसका प्रयोग करिए तरह तरह से। और क्योंकि भाई हम तो यही चाहते हैं ना कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें। बिल्कुल, तो आज तो लेते हैं विदा बुआ, और ये वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात करेंगे। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।